Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 10, शेर शाह सूरी. बेटा शेर शाह सूरी बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थे. इन्होंने हुमायूं को डिफीट किया और सूर एम्पायर या सूरी एम्पायर को एस्टेब्लिश किया. ये एक जागीरदार थे. जागीरदार से लेकर के दिल्ली पर रूल करना बहुत बड़ी बात थी, पर इन्होंने किया. इन्हें कुछ लोग फरीद खान के नाम से भी जानते हैं, मतलब इनका नाम फरीद खान भी था. तो कैसे याद रखोगे आप शेरशाह सूरी को कि बहुत एफिशिएंट रूलर थे, बहुत ही एफिशिएंट मिलिट्री जनरल थे. सूर एम्पायर का फाउंडेशन इन्होंने रखा. इनका नाम फरीद खान भी था. तो बेटा शेरशाह सूरी ने किसको हराया, किसको डिफीट किया? हुमायूं को. और हुमायूं को फोर्स किया कि वो कंट्री छोड़कर भाग जाएं और हुमायूं चले गए. फिर इन्होंने अपने आप को एक सोवरेन रूलर डिक्लेयर कर दिया और सेकेंड अफगान एम्पायर को बिल्डअप किया, है ना, जिसका नाम रखा सूर एम्पायर. शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और उसे मजबूर कर दिया कि वो कंट्री छोड़ के भाग जाए. फिर अपने आप को रूलर घोषित कर दिया, मतलब डिक्लेयर कर दिया, और सेकेंड अफगान एम्पायर को बनाया. नाम क्या रखा? सूर एम्पायर. बहुत कम टाइम ही बेटा शेरशाह सूरी रूल कर पाए, पर ये इतने एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने उस टाइम में बनाया वो बेस बनता है, आधार बनता है किसका? मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन का. शेरशाह सूरी के बाद कौन रूल करने आएंगे बेटा दिल्ली पे? अकबर. तो अकबर बहुत सारी जो शेरशाह सूरी की पॉलिसी थी उसको एज इट इज़ कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है. तो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन जो लेटर ईयर में रूल करेगा उसका आधार, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का आधार किसने ही बनाया है? शेरशाह ने. ठीक है. चलो अब हम शेरशाह के रीन की बात करेंगे. शेरशाह ने रूल करना स्टार्ट किया था 1540 में और ख़त्म कब हो गया? 1545 में. 1540 मतलब 1540 से 1545, मात्र 5 साल ही रूल कर पाए शेरशाह. तो बहुत ही कम टाइम रूल किया, मात्र 5 साल रूल किया. किसने? शेरशाह ने. शेरशाह ने बहुत ही बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया और उस बड़े एम्पायर में बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आप कैसे समझ सकते हो? प्रशासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, मतलब प्रशासन शासन बहुत अच्छा किया. किसने? हमारे शेरशाह सूरी ने. शेरशाह सूरी एक ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल भी थे, साथ ही साथ एक बहुत कैपेबल रूलर भी थे, एक बहुत ही सक्षम शासक, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे मिलिट्री जनरल. मतलब अगर आप इनको फील्ड में देखें, वॉर करते टाइम देखें, तो भी ये बहुत अच्छा वॉर करते थे, युद्ध लड़ते थे. और साथ ही साथ अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, रेवेन्यू सिस्टम की बात करें, है ना, टैक्सेशन पॉलिसी की बात करें, मतलब तो उसमें भी इन्होंने बहुत कुछ बहुत अच्छा किया. अब हम कॉन्क्वेस्ट को डिस्कस करेंगे, मतलब जीतों को डिस्कस करेंगे. किसकी? शेरशाह सूरी की. तो शेरशाह बेचारे तो नहीं, अच्छे खासे जागीरदार थे. कहाँ पर थे? सासाराम. सासाराम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है बेटा? बिहार. तो हमारे आज के बिहार स्टेट के सासाराम डिस्ट्रिक्ट के जागीरदार हुआ करते थे शेरशाह. बाद में इन्होंने एडवांटेज लिया किसका? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, जो कब अराइज हुई? बाबर की डेथ के बाद. बाबर की जैसे ही डेथ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है दिल्ली में. इसका फ़ायदा उठाते हैं कौन? शेरशाह. और तो बेटा क्या करते हैं शेरशाह सूरी? कंट्रोल कर लेते हैं. किस पे कंट्रोल कर लेते हैं? बंगाल और बिहार पे. मतलब पहले ये सासाराम डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ जागीरदार हुआ करते थे, पर जैसे ही ये देखते हैं कि दिल्ली में इंस्टेबिलिटी आई है, बाबर की डेथ के बाद अब कोई बहुत मेजर कंट्रोलर दिल्ली में नहीं है, तो ये बंगाल और बिहार को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं. मतलब बिहार और बंगाल अब इनके इशारों पे चलेगा. और इन्हें पूरा सपोर्ट मिलता है किसका? उज्जैनिया राजपूत ऑफ बिहार. जो बिहार के उज्जैनिया राजपूत थे वो भी शेरशाह सूरी को सपोर्ट करते हैं कि भाई तुम रूल करो, हम तुम्हारे साथ हैं. बंगाल और बिहार अब किसके पास आ गया? शेरशाह सूरी के पास आ गया. कब आया? बाबर की डेथ के बाद. जो शेरशाह थे उन्होंने बंगाल को कैप्चर किया था. किसको हरा के? किज़्र खान को हरा के. किज़्र खान को हराया और बंगाल पे कंट्रोल किसका हो गया? शेरशाह का. इन्होंने मुग़ल रूलर हुमायूं को भी हराया. कब हराया? बैटल ऑफ कन्नौज में. कब हुआ बैटल ऑफ कन्नौज? 1540, 1540 में हुआ बैटल ऑफ कन्नौज, जिसमें मुग़ल रूलर हुमायूं को हरा देते हैं शेरशाह सूरी और दिल्ली का थ्रोन अपने हाथों में ले लेते हैं. दिल्ली का थ्रोन बोले तो दिल्ली का था जब किसके पास आ गया है? शेरशाह सूरी. किसको हरा के? हुमायूं को. कब हरा के? 1540. कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ कन्नौज. मालवा को एनेक्स कर लेते हैं. ठीक है.
फिर इसके बाद इनकी नज़र किस पे पड़ती है, मालवा। तो भाई अब मालवा को एनेक्स करना था। मालवा में कौन था बेटा, कादिर शाह। कादिर शाह थोड़ी डिसोबीडियंस शो कर रहा था, बातें नहीं मान रहा था शेर शाह की। तो शेर शाह ने सोचा इसको सबक सिखाना ज़रूरी है, तो शेर शाह ने मालवा को एनेक्स कर लिया। किससे, कादिर शाह से, ठीक है। शेर शाह ऑल्सो ऑक्यूपाइड ग्वालियर। ग्वालियर भी किसके पास आ गया था, शेर शाह के पास आ गया था। किससे, अब्दुल कासिम से। तो फिर से ध्यान रखो, दिल्ली लिया किससे, हुमायूं से। बंगाल लिया किससे, खिज़र खान से। मालवा लिया कादिर शाह से। और ग्वालियर लिया अब्दुल कासिम से। ग्वालियर कब आया इनके पास, 1542 में। बेटा जो राजपूत से राजपूताना के, वो एक पोटेंट फोर्स थे, मतलब एक पावरफुल फोर्स थे। पोटेंट मतलब पावरफुल ही होता है। पोटेंट फोर्स थे जो शेर शाह को अपोज कर सकते थे। ग्रेजुअली पूरा के पूरा राजपूताना भी इसके कंट्रोल में आ गया, ठीक है। राजपूत जो थे राजस्थान के, वो एक पोटेंट फोर्स बन सकता था किसके खिलाफ, शेर शाह के खिलाफ। पर धीरे धीरे करके पूरा राजपूताना भी किसके कंट्रोल में आ गया, शेर शाह। फिर बेटा शेर शाह को एक बहुत बड़ी सक्सेस इस रूप में भी मिलती है कि वो एक किला है, कौन सा फोर्ट है, कालिंजर का जो फोर्ट है, कालिंजर का जो किला है वो इम्प्रेग्नेबल था। इम्प्रेग्नेबल मतलब उसे कोई भेद ही नहीं सकता था, उसे कोई जीत ही नहीं सकता था। अनेबल टू बी कैप्चर्ड और कनकर। तो शेर शाह सूरी ने कालिंजर के फोर्ट को भी कैप्चर किया, ठीक है। पर बेटा जब वो उस पर कब्ज़ा कर रहे थे कालिंजर के फोर्ट पे, तो उन्हें बहुत सारी चोटें आ गई और यहीं पर उनकी डेथ भी हो जाती है। कोई बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, उस एक्सप्लोजन की वजह से उन्हें बहुत सारी चोटें आती हैं और उनकी डेथ हो जाती है 1545 में, ठीक है। तो कालिंजर का फोर्ट जीत लिया वो एक बात अलग है ना। शेर शाह ऑल्सो सक्सीडेड इन ऑक्यूपाई इम्प्रेग्नेबल फोर्ट ऑफ कालिंजर, पर उसको जीतते टाइम बेचारे को बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है 1545 में। और उन्हें सासाराम बिहार में ही बरी कर दिया जाता है, मतलब दफन कर दिया जाता है। बेटा अब हम बात करेंगे शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो शेर शाह बहुत ही ब्रिलियंट ऑर्गेनाइज़र थे। ये जितने अच्छे से अपनी मिलिट्री को ऑर्गेनाइज़ करते थे, उतने ही अच्छे से सिविल अफेयर्स को भी ऑर्गेनाइज़ करते थे, ठीक है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत एडमायर और बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। और इसीलिए पूरा के पूरा अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसका फाउंडेशन वो किसको ही मानते हैं, शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन को। तो फिर से ध्यान से सुनो, शेर शाह सूरी बहुत ही ब्रिलियंट ऑर्गेनाइज़र थे, एक अच्छे मिलिट्री पर्सनल होने के साथ साथ सिविल अफेयर्स इतने अच्छे से, जितने अच्छे से वो मिलिट्री अफेयर्स को मैनेज करते थे उतने ही अच्छे से वो सिविल अफेयर्स को भी मैनेज करते थे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसे लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उसकी बहुत तारीफ़ करते थे, उसे अप्रिशिएट करते थे। और बाद में जाके यही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फाउंडेशन बनता है किसका, अकबर का, अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। बेटा अब हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो शेर शाह ने उन्हीं सिस्टम्स को कंटिन्यू किया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो इवॉल्व हुए थे अंडर दिल्ली सल्तनत। बेटा देखो, शेर शाह के पहले रूल कर रहे थे कौन, बाबर, है ना। फिर बाबर के बाद हुमायूं रूल करने आते हैं और हुमायूं को डिफीट कर देते हैं शेर शाह सूरी। पर बाबर के पहले क्या था, दिल्ली सल्तनत वाले लोग थे ना। तो दिल्ली सल्तनत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी डेवलप हुई, इवॉल्व हुई, उसी को कंटिन्यू किया किसने, शेर शाह ने। पढ़ देती हूँ एक बार, शेर शाह ने कंटिन्यू किया बहुत सारे ऐसे फीचर्स के साथ जो इवॉल्व हुए थे अंडर द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। बेटा फर्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे, जो वर्किंग थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, उसका सीधा कंट्रोल, डायरेक्ट सुपरविजन किसके हाथों में ही था, शेर शाह के हाथों में ही था। मतलब सेंट्रलाइजेशन बहुत था, शेर शाह के पास मेजर पावर हुआ करती थी। तो जो वर्किंग थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, उसे किसके हाथों में ही रखा गया, शेर शाह के डायरेक्ट कंट्रोल में, डायरेक्ट सुपरविजन में ही रखा गया। जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया,
ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे आज हमारे इंडिया में एचआरडी मिनिस्ट्री अलग है, फॉरेन अफेयर्स अलग है, फाइनेंस अलग है, वैसे ही उस टाइम भी एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया गया था बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। और बेटा स्पाई, जैसे आज हम बोलते हैं ना मोसाद, इंडिया का रॉ, ये स्पाई एजेंसीज हैं, ऐसे ही स्पाई एजेंसी शेरशाह के टाइम पे भी थी। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट स्पाई सिस्टम ऑर्गेनाइज किया था किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने बहुत सारे ऐसे भी मेजर्स लिए थे जिससे उनके एरिया में आने वाली जो जनता थी, जो पब्लिक थी, उसका कल्याण हो सके, उसकी भलाई हो सके। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मोनार्की के सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट मतलब प्रजा, जनरल पब्लिक। तो वो शेरशाह ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए, ऐसे मेजर्स ऑप्ट किए, ऐसे तरीक़ों को अपनाया जिससे उसके सब्जेक्ट का, उसकी पब्लिक का कल्याण हो, भलाई हो। वो बहुत ही एक्टिव रूलर था और बहुत सारे टूर लेता था, पब्लिक के बीच में रेगुलरली जाता था इंस्पेक्शन के लिए, जिससे सारे डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग स्मूथ चल पाए। फिर से ध्यान से सुनो, वो एक बहुत एक्टिव रूलर था, बहुत सारे टूर लेता था, रेगुलर इंस्पेक्शन करता था, जिससे उसका सारे के सारे डिपार्टमेंट स्मूथली कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर पाए। तो एक्टिव रूलर है, बहुत सारे टूर कर रहा है, रेगुलर इंस्पेक्शन भी कर रहा है, और इन सब से हेल्प मिल रही है उसके डिपार्टमेंट्स की स्मूथ फंक्शनिंग में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या आता है? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो विलेज स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट कौन होती थी? विलेज। आज भी इंडिया में ऐसा ही है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन है बेटा? विलेज पंचायत है ना, उस टाइम में भी विलेज पंचायत होती। फिर बेटा जब विलेजेस के ग्रुप होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? परगना। तो विलेज लोएस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की, विलेजेस के ग्रुप को परगना कहते हैं। थोड़े परगना को मिला दो, मतलब बहुत सारे विलेज मिलकर क्या बनाते थे? एक परगना। और ऐसे ही बहुत सारे परगना को मिला दो तो क्या बनता था? शिप। ठीक है, जो सरकार या प्रोविंस के बराबर होता था। परगना, उसके अंदर बहुत सारे गांव हैं और बहुत सारे परगना को मिला दोगे तो सरकार या प्रोविंस बन जाएगी। समझ में आया? पहले समझ लो विलेज है, विलेज को मिला के बना है परगना। ठीक है, यहाँ इन विलेज को मिला के क्या बना? दूसरा परगना। फिर इन परगना को मिला के बनता था सरकार या प्रोविंस। क्लियर है? तो शेरशाह ने डिवाइड किया था अपने पूरे के पूरे एम्पायर को 47 सरकार्स में, 47 प्रोविंसेस में। पर बेटा कुछ एरियाज़ में, फ्यू एरियाज़ में, जैसे कि पंजाब, बंगाल, मालवा, इसमें क्या किया था उसने? बहुत सारे सिख्स को प्लेस किया था अंडर एन ऑफिसर। एक ऑफिसर होगा, ठीक है, और वो बहुत सारे सिख्स की देखभाल करेगा। ऐसा कहाँ कहाँ किया था उसने बेटा? पंजाब में, बंगाल में, मालवा में। अब यहाँ पर सिख का मतलब क्या है? सरकार और प्रोविंस। ठीक है, बहुत सारे परगना से मिलके बनता था सिख। तो बहुत सारे सिख ऐसे थे जिनको एक ही ऑफिसर डील करता था। बेटा सरकार्स को एडमिनिस्टर करते थे अफगान चीफ्स और दूसरे अदर ऑफिसर्स। इन्हें बोलते थे शिकदारे शिकदारन, मुंसिफे मुंसिफन। जो शिकदार था वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, जो मुंसिफ था वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था। तो बहुत सारी जो सरकार थी उनको कौन एडमिनिस्टर करता था? अफगान चीफ्स और बहुत सारे ऑफिशियल्स कौन कौन से बेटा? शिकदारे शिकदारन और मुंसिफे मुंसिफन। अब शिकदार का काम क्या था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। मुंसिफ का काम क्या था? लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को देखना, करप्शन ना हो। इसीलिए शेरशाह सूरी ने बहुत प्रॉपर प्लानिंग की थी कि पावर का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए फ्यू हैंड्स में। ठीक है, इसीलिए वो ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र करता रहता था। जैसे आज हम बोलते हैं ना कि बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को, बहुत सारे कलेक्टर्स को, आईएएस आईपीएस को एक जगह बहुत टाइम तक नहीं रखते हैं। तो उस टाइम भी इतना दिमाग लगाया था शेरशाह ने कि उसने बहुत सारे ऑफिसर्स को एक साथ नहीं, एक जगह पे नहीं रहने दिया। ठीक है, उनका वो कंटिन्यू ट्रांसफ़र करता रहता था जिससे करप्शन ना हो। हम पढ़ेंगे ऑफिशियल्स ऑफ द विलेज।
तो बेटा जो विलेज हेड है उसे मुकद्दम कहते थे, विलेज के हेड को क्या कहते थे? मुकद्दम। ये सोल लिंक होता था सरकार और विलेज के बीच में, गांव और सरकार के बीच में लिंक बनाने का काम किसका था? मुकद्दम का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती थी बेटा मुकद्दम की। क्योंकि बेटा इसको मैं इम्पॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी इसका ही काम है, ठीक है। और दुनिया भर का जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब मुकद्दम ही देखता था। तो विलेज हेड को हम मुकद्दम कहते थे। ये अकेला लिंक होता था सरकार और विलेज के बीच में, ये ही रिस्पॉन्सिबल होता था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। जो पटवारी होता था वो विलेज का रिकॉर्ड कीपर होता था। एक बात याद रखना पटवारी के लिए कि पटवारी जो होता था वो काय का काम करता था? रिकॉर्ड कीपिंग का। ही वॉज नॉट डायरेक्ट एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट, ये स्टेट का डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं होता था, विलेज कम्युनिटी के लिए काम करता था। अब हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो शेर शाह ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और स्टैंडिंग आर्मी मतलब हमेशा जो तैयारी रहे, आज वॉर करना है चलो आज कर देंगे। तो अपने वास्ट एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए, आत्मसात करने के लिए, उसमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे, इसके लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आर्मी को मैनेज किया था शेर शाह ने। तो शेर शाह ने स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन कर रखी थी जिससे कि वो एडमिनिस्टर कर पाए, कंसोलिडेट कर पाए अपने बहुत बड़े एम्पायर को। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वो फॉलो की। सोल्जर्स का, सैनिकों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ये पॉलिसी किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की थी। ये शेर शाह को पसंद आई, उन्होंने भी इसको कंटिन्यू रखा। इवन उन्होंने अलाउद्दीन की पॉलिसी जो थी दाग और चेहरे की, दाग मतलब बेटा जो भी आपके पास हॉर्स होगा उसको किसी चीज़ से, मतलब आयरन को गर्म करके उसकी पीठ पे, पैर पे, कहीं पर भी एक निशान बना दिया जाएगा, जिससे क्या होगा वो पहचान में रहेगा। मतलब एक हम बोलते हैं ना ब्रांड के लिए हम जो चिप लगा देते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा ट्रेडमार्क लगा देते हैं ना हर उसका, तो वैसे ही एक निशान बन जाता था कि भाई ये हॉर्स हमारा है। और फिर चेहरा मतलब जो भी शोल्डर होगा उसका भाई प्रॉपर फेस का रिकॉर्ड रखा जाएगा, आँखें कैसी हैं, बाल कैसे हैं, अगर कोई मोल है तो मोल कहाँ पर है, ऐसा सब कुछ चेहरा भी वो बना के रखते थे। हर शोल्जर को अपना डिस्क्रिप्टिव रोल चेहरा बनवाना ही पड़ता था, इससे प्रॉक्सी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, ठीक है, प्रॉक्सी ना हो। प्रॉक्सी की प्रैक्टिस बंद करने के लिए इन्होंने एक पूरा रोल रखा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी उस व्यक्ति की। जो प्रैक्टिस थी हॉर्स को ब्रांड करने की, उस पे इंपीरियल साइन होते थे जिसको हम क्या बोलते थे? दाग। एक सील होगी बेटा, जैसे आपके डॉक्यूमेंट पे प्रिंसिपल की सील लगती है वैसे ही एक सील होती थी, उस पर इंपीरियल सिग्नेचर होते थे। वो सिग्नेचर कुछ भी हो ऐसे फिर उसके ऊपर हॉर्स के ऊपर लगा दिया जाता था इसको, जिससे सुपीरियर अरेबियन हॉर्सेस को इंफीरियर वन से रिप्लेस ना किया जाए, ठीक है बेटा। वो हॉर्सेस जो अरेबिया से आते थे, सऊदी अरेबिया से आते थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे, बहुत ब्रांडेड होते थे, तो वो कहीं चेंज ना हो जाए इसीलिए हम उनके ऊपर ये लगा देते थे, सील जैसे ही समझ लो बेटा। जितने भी सोल्जर्स होते थे उनको कैश सैलरी दी जाती थी। ही फॉलोड द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग द सोल्जर्स इन कैश, कैश में देते थे। शेरशाह की जो आर्मी थी बहुत ट्रेंड थी, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी, उसके पास आर्टिलरी थी, तोपें थी, डिसिप्लिन था, ट्रेनिंग प्रॉपर मिली हुई थी। उसने अपनी आर्मी को डिवाइड किया हुआ था बहुत सारी यूनिट्स में, और हर यूनिट्स को कमांडर के अंदर रखा गया था। एक मिनट, क्या लिखा है ये? गैरिसन भी एस्टेब्लिश किए थे। गैरिसन क्या होते हैं बेटा? बेटा जहाँ पर शोल्जर्स रहेंगे और पूरे एरिया को गार्ड करेंगे। गैरिसन भी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में एस्टेब्लिश किए। गैरिसन क्या होंगे बेटा? जहाँ ग्रुप ऑफ शोल्जर्स रहेंगे और उस पर्टिकुलर एरिया को गाइड करेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनना, फौजदार के अंडर बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्ट्स में कैंटोनमेंट्स एरिया भी खुलवाए। किसने? शेरशाह ने, है ना। तो रेगुलर आर्मी को तो स्टेशन किया ही जाता था इंपीरियल हेडक्वार्टर्स में, इसके अलावा कैंटोनमेंट्स भी बनाए थे उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटेजिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो भी एरियाज़ हैं, जो रीजन्स हैं, वहाँ पर फौजदार के कंट्रोल में कैंटोनमेंट्स एरिया भी बनाए थे। Students, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.